इतिहास के पन्नों में ऐसे कई इंसिडेंट हुए हैं जिसमें जिंदा रहने के लिए कहीं कीड़े मकोड़े तो कहीं खुद के पेशाब भी पीने पड़े हैं। कुछ ऐसा ही इंसिडेंट आज से लगभग 50 साल पहले हुआ था, जिसमें जिंदा रहने के लिए खुद के ही साथियों के डेड बॉडीज को खाना पड़ा था। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वाकई ये इंसिडेंट कितनी दर्दनाक रही होगी। बात है 13 अक्टूबर 1972 की, जब उरुग्वे के ओल्ड क्रिश्चियन क्लब की एक रग्बी टीम एक मैच के लिए उरुग्वेन एयरफोर्स की फ्लाइट 571 से चिली की तरफ जा रही होती है। इस फ्लाइट में रग्बी टीम के साथ उनके दोस्त, परिवार वाले और कुछ ऑफिसर्स भी सवार होते हैं। ये डबल इंजन वाली फ्लाइट 571 कैराको इंटरनेशनल एयरपोर्ट से टोटल 45 लोगों के साथ उड़ान भरती है। खराब मौसम के कारण इस फ्लाइट को अर्जेंटीना के मेंडोजा एयरपोर्ट पे रुकना पड़ता है। मौसम में कुछ सुधार होने के बाद एक बार फिर से ये नए रूट से चिली के लिए उड़ान भरती है। इस नए रूट में एक एंडीज नाम का ऊंचा माउंटेन होता है जिसे पार करना होता है। पायलट प्लेन को 14,000 फीट की ऊंचाइयों पे उड़ा रहा होता है। मौसम के सर्द होने के कारण एंडीज की जो माउंटेन होती है वो पूरी तरीके से बर्फ से ढकी होती है। टेक ऑफ के लगभग 1 घंटे के बाद पायलट एयर कंट्रोल को ये इन्फॉर्म करता है कि वो दर्रे के ऊपर से उड़ रहा है और बहुत जल्द ही चिली में लैंड करने वाला है। लेकिन एक्चुअल में यहाँ पायलट को अपने लोकेशन का सही अंदाजा नहीं होता है। उधर कंट्रोल रूम से पायलट को लैंडिंग के लिए अपने ऊंचाई को कम करने के लिए बोला जाता है। पायलट जैसे ही ऊंचाई को कम करता है उसका एयर कंट्रोल से संपर्क टूट जाता है, क्योंकि एक्चुअल में ये जो प्लेन होता है वो एंडीज के माउंटेन में ही खोया होता है, जिसका अंदाजा पायलट को नहीं होता है, क्योंकि एंडीज के माउंटेन के आसपास का टेम्परेचर -30 डिग्री होता है, जिसके कारण भारी बर्फबारी हो रही होती है। ऊंचाई कम करते ही फ्लाइट 571 एंडीज के माउंटेन में क्रैश हो जाती है। क्रैश इतना जबरदस्त होता है कि मौके पे ही 12 लोगों की मौत हो जाती है। बाकी बचते हैं 33 लोग जो 11,500 फीट की ऊंचाई पर -30 डिग्री की टेम्परेचर में फंस चुके होते हैं। इधर एयर कंट्रोल की तरफ से कुछ देर वेट करने के बाद प्लेन को सर्च किया जाने लगता है। सर्च में ये बात सामने आती है कि पायलट ने जो प्लेन की लास्ट लोकेशन बताई थी वो गलत थी और फिर जल्द ही एक रेस्क्यू ऑपरेशन को एंडीज के माउंटेन की तरफ मोड़ दी जाती है। लेकिन यहाँ दिक्कत ये होती है कि ज्यादा ठंड के कारण एंडीज माउंटेन पूरी तरह से बर्फों से ढकी होती है और फ्लाइट 571 का कलर भी व्हाइट होता है, जिससे रेस्क्यू ऑपरेशन करने वालों को सर्च करने में काफी परेशानी होती है। लगातार 11 दिनों तक रेस्क्यू ऑपरेशन करने के बाद रेस्क्यू टीम को कुछ भी नहीं मिलता है। रेस्क्यू टीम रेस्क्यू ऑपरेशन को ये मानकर बंद कर देती है कि भला इतने ठंड में कोई इतने दिनों तक कैसे जीवित रह सकता है, और रेस्क्यू टीम 11वें दिन खाली हाथ वापस लौट आती है। लेकिन बात यहीं पे खत्म नहीं होती है, बल्कि ये तो इस स्टोरी का एक दर्दनाक पार्ट था। अभी तो खौफनाक पार्ट आना बाकी है। उधर एंडीज के माउंटेन पे जिंदा बचे 33 लोगों में से ज्यादातर लोग घायल हो चुके होते हैं। उन लोगों के लिए प्लेन में कुछ 10 दिनों के लिए ही कैंडी और वाइन खाने के लिए बचा होता है, जिसे खाकर वो लोग जैसे तैसे 10 दिनों तक गुजारा कर लेते हैं। लेकिन एक टाइम के बाद उन लोगों के पास अब खाने की कोई भी चीजें नहीं बचती है। 1-2 दिन तो वो लोग अपने को जैसे तैसे भूखे रखते हैं, लेकिन अब भूख और प्यास उन लोगों को हद से ज्यादा सताने लगती है और सामने खाने के लिए कुछ भी नहीं होता है सिवाय मरे हुए साथियों के डेड बॉडीज के। उन बचे हुए लोगों में से रोस्टे कैनेसा नाम का एक मेडिकल का स्टूडेंट होता है, जो सबसे पहले बचे हुए लोगों को डेड बॉडी को खाने का सलाह देता है, क्योंकि वहाँ दूसरा और कोई भी ऑप्शन नहीं होता है। कोई दूसरा ऑप्शन न होने के कारण बचे हुए लोग डेड बॉडीज को खाने के लिए राजी हो जाते हैं। रमोन सबोला, जो उसी बचे हुए 33 लोगों में से एक था, एक इंटरव्यू में बताते हैं कि स्टार्टिंग में इंसानों के मांस को खाना काफी घिनौना लग रहा था, लेकिन कुछ समय बाद धीरे धीरे आदत सी हो गई। अपने इंटरव्यू में ये आगे कहते हैं कि हम लोगों ने पहले स्किन और फैट को खाना शुरू किया और फिर धीरे धीरे बॉडी के अलग अलग पार्ट्स को भी खाते चले गए। इससे आप सोच सकते हैं कि उन लोगों के सामने की सिचुएशन कितनी बुरी रही होगी। अगले कुछ सप्ताह में ठंड के कारण 6 और लोगों की भी मौत हो जाती है। इन लोगों की परेशानी यहीं पे खत्म नहीं होती है, बल्कि दिसंबर के पहले सप्ताह में एक भारी हिमस्खलन होता है, जिसमें कुछ और लोगों की भी मौत हो जाती है। 12 दिसंबर तक टोटल 16 लोग ही जिंदा बचे होते हैं। अब इन लोगों को ये बात समझ में आने लग रही थी कि धीरे धीरे हम सभी की भी मौत ऐसे ही हो जाएगी, क्योंकि इतने दिनों के बाद भी उन तक कोई भी मदद नहीं पहुंचा था। लेकिन कहते हैं ना कि हिम्मत नहीं हारने वालों की कभी हार नहीं होती।
बचे हुए लोगों में से 3 लोग ये डिसाइड करते हैं कि क्यों न यहाँ मरने से बेहतर हम बाहर निकलने के रास्ते को खोजें। नंदो पैराडो और रोबर्ट कैनेसा लगातार 10 दिनों तक ट्रैकिंग करते हुए चिली के लॉस मैटनिस गांव के किनारे तक पहुंच जाते हैं और गांव वाले को अपनी पूरी दास्तान बताते हैं। और फिर 22 दिसंबर को 2 रेस्क्यू हेलीकॉप्टर बचे हुए लोगों को मदद करने पहुंचती है। यहाँ भी खराब मौसम के कारण पहले दिन सिर्फ 6 लोगों को ही रेस्क्यू किया जाता है। बाकी बचे 8 लोगों को एक रात का और इंतजार करना पड़ता है और फिर पूरे 72 दिनों बाद ये 16 लोग वापस लौट आते हैं, जिसकी चर्चा उस समय पूरे वर्ल्ड में होने लगती है। इस इंसिडेंट के ऊपर बहुत सारी बुक्स और फिल्में भी बनाई जा चुकी है। आप चाहे तो इन फिल्मों को देख सकते हैं। वैसे आपको ये स्टोरी कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताएं और अगर वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक और अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें।